फैज़ अहमद फैज़ का एक मशहूर शेर है, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने हम तुम्हें याद करने लगते हैं। हमें नहीं मालूम कि फैज़ साहब ने ये शेर किनकी याद में लिखा होगा। हमारी याद की वजह ही बीत रहा साल है 2022 में। पूरी दुनिया में बहुत कुछ अच्छा बुरा घटा। इन घटनाओं ने हमसे बहुत कुछ छीना भी और हमें समृद्ध भी किया। हमने बुरी घटनाओं से सबक लेने की कोशिश की तो अच्छी घटनाओं से प्रेरित होकर आगे बढ़े। हमने दुनियादारी में उन घटनाओं को विस्तार से कवर किया। अब जो समय आया है वो रिवाइंड का है। आने वाले कुछ दिनों तक हम साल भर की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी घटनाओं का लेखा जोखा पेश करेंगे। आज के शो में हम जानेंगे 2022 ने हमसे क्या छीन लिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। – 2022 की पहली बड़ी घटना अफ्रीकी महाद्वीप में घटी। अफ्रीका में सैन्य तख्तापलट का लंबा इतिहास रहा है। 1950 से 2021 के बीच महाद्वीप में 200 से अधिक बार तख्तापलट हुए। अकेले 2021 में 4 देशों में हुए तख्तापलट सफल रहे। जनवरी 2022 में इस कड़ी में बुर्किना फासो का नाम जुड़ा। सेना ने लोगों के आक्रोश का फायदा उठाया था। 23 जनवरी को कुछ छावनियों में गोलीबारी हुई। सरकार ने तख्तापलट से मना किया। 24 जनवरी को आग प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंच गई। तत्कालीन राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिस्टियन कबोरे ने फेसबुक पर सेना से हथियार रखने की अपील की। हालांकि उनकी अपील काम नहीं आई। मामूली झड़प के बाद कबोरे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अभी अज्ञात जगह पर रखा गया। कबोरे को अरेस्ट करने के बाद सैनिकों का एक दल स्टेट टीवी के दफ्तर पहुंचा। वहां उन्होंने ऐलान किया कि सरकार और संविधान को भंग किया जाता है। अगले आदेश तक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा देश भर में नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। कबोरे का तख्ता पलट करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेंदोगो दमीबा को नया राष्ट्रपति घोषित किया गया। बुर्किना फासो की सत्ता से कबोरे के जाने का मतलब लोकतंत्र का पतन था। इसके बावजूद आम जनता इस तख्ता पलट से खुश थी। उन्हें ऐसा लगा कि सेना कबोरे से बेहतर विकल्प है। इसका एक नज़ारा बुर्किना फासो की राजधानी में भी देखने को मिला। जब तख्तापलट के बाद भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, उल्टा लोग सेना के समर्थन में रैली में जमा हुए। उन्होंने सैनिकों से हाथ मिलाया और कबोरे के जाने का जश्न भी उन्होंने मनाया। हालांकि 8 महीने बाद ही दमीबा को उसी रास्ते से हटा दिया गया जिस रास्ते वो सत्ता में आए थे। 30 सितंबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम तरोरे ने दमीबा का तख्तापलट कर दिया। इस साल बुर्किना फासो के अलावा किसी और देश में तख्तापलट सफल नहीं रहा। फरवरी में वो घटना घटी जिसकी आशंका 2021 के आखिरी महीनों से जताई जा रही थी। 22 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क की आज़ादी को मान्यता देने का ऐलान किया। इसके बाद बस हमले की औपचारिकता रह गई थी। 24 फरवरी की सुबह 5 बजे पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया। पुतिन ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन आर्मी लुहांस्क और दोनेत्स्क में लोगों का नरसंहार कर रही है और वे ऐसा नहीं होने देंगे। पुतिन को भरोसा था कि उनकी सेना यूक्रेन पर आसानी से कब्जा कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने रूस के हमले का बखूबी सामना किया। पश्चिमी देशों की मदद के सहारे यूक्रेन ने रूस को कई मोर्चों से पीछे भी धकेला। हालांकि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। रूस यूक्रेन युद्ध के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी भी युद्ध की कोई दिशा तय नहीं हो सकी है। युद्ध के मैदान में और उससे बाहर भी नुकसान का सिलसिला जारी है। कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। 19 दिसंबर की यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक लगभग 7000 निहत्थे नागरिक युद्ध का शिकार हो चुके हैं। इनमें 428 बच्चे भी हैं। रूस पर यूक्रेन के बूचा में नरसंहार के आरोप भी लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजरी और रियल टाइम लोकेशन के आधार पर इस नरसंहार की पुष्टि भी की है। जहां तक सैन्य नुकसान का सवाल है, दोनों ही देश बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश कर रहे हैं। जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक इन आंकड़ों की पुष्टि मुश्किल है। इस युद्ध में अभी तक कम से कम 8 पत्रकार भी मारे जा चुके हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन से लगभग 80 लाख लोगों ने पलायन किया। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में शरण ली है। इसके कारण कई देशों में शरणार्थी संकट बढ़ गया है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में 40 लाख से अधिक बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं।
इस युद्ध का असर दूसरे देशों पर भी पड़ा। यूरोपियन यूनियन ने रूस से आने वाले तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाया। इसके चलते यूरोप के देशों में ऊर्जा का संकट खड़ा हुआ। साथ ही साथ तेल और गैस के दाम भी काफी बढ़ गए। इसका असर जरूरी सामानों की कीमतों पर पड़ा। इससे महंगाई बढ़ी। पश्चिम के देशों के लिए इस संकट से निपटना कम मुश्किल था। एशिया और अफ्रीका के अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए संकट कहीं ज्यादा बड़ा था। रूस अनाज के साथ साथ तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यूक्रेन भी गेहूं और सोया का एक बड़ा उत्पादक है। युद्ध के कारण ये सप्लाई लाइन बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके चलते अफ्रीका के देशों में भुखमरी की समस्या विकराल हुई। डाउन टू अर्थ मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस और यूक्रेन से सूर्यमुखी के तेल का 90% हिस्सा आयात करता था। युद्ध के बाद से यह आयात रुक गया। तमाम नुकसानों के बावजूद कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, यानी ये नुकसान बढ़ता रहेगा। मार्च में लोकतंत्र को एक और झटका लगा। जब जब हिंसा या निरंकुश सरकार हावी होती है, तब तब लोकतंत्र का ह्रास होता है, मानवाधिकारों का हनन होता है और मानवीय मूल्य ताक पर रख दिए जाते हैं। इसका एक उदाहरण एलेक्सी नवल्नी बने। नवल्नी को जनवरी 2021 में रूस लौटने पर गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2021 में उन्हें 2.5 बरस की जेल की सजा सुनाई गई थी। मार्च 2022 में उन्हें फ्रॉड के एक दूसरे केस में 9 बरस की सजा सुनाई गई। बाद में नवल्नी के ऊपर कुछ और केस थोपे गए। वो अभी भी जेल में ही हैं। रूसी अदालत ने नवल्नी के संगठन को उग्रवादी घोषित कर उनके ऊपर बैन लगा दिया है। उनके दफ्तरों को बंद करवा दिया गया है और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मई 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सुनाए जाने से पहले लीक हो गया। ये फैसला रो बनाम वेड केस से जुड़ा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर फैसला ड्राफ्ट ओपिनियन से अलग नहीं होता तो अमेरिका के कम से कम 22 राज्य अबॉर्शन के अधिकार को खत्म कर देंगे या सख्त पहरा लगा देंगे। एक ड्राफ्ट रूलिंग थी जो लीक होकर अमेरिकी मीडिया संस्थान पॉलिटिको के पास पहुंची। पॉलिटिको ने पूरी रूलिंग छाप दी। इसके मुताबिक 9 जजों की बेंच में 5 रो बनाम वेड केस में दिए गए अधिकार को पलटने पर सहमत थे। रिपोर्ट छपी तो पूरे अमेरिका में हंगामा मचा। लोगों ने भारी प्रोटेस्ट किया। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस मसले ने जोर पकड़ा। बात इतनी बढ़ी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बयान देना पड़ा। उन्होंने ड्राफ्ट रूलिंग की निंदा की, मगर प्रोटेस्ट और निंदा से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जून में सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से रो बनाम वेड केस में दिए गए फैसले को पलट दिया। इसके साथ ही अमेरिका में महिलाओं को मिला गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म हो गया। अब यह अधिकार राज्यों की मर्जी पर निर्भर है। अमेरिका के आधे से अधिक राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। रिपब्लिकन पार्टी अबॉर्शन के अधिकार के खिलाफ रही है। इसके कारण उन राज्यों में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। 2022 का साल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार की ज़्यादतियों के नाम भी रहा। महिलाओं को दोयम दर्जे का मानने का तालिबानी रवैया वापस लौटा। मार्च में तालिबान ने बच्चियों के लिए सेकेंडरी स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। मई में महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। सितंबर में तालिबान ने महिला मामलों के मंत्रालय को खत्म कर दिया। नवंबर में महिलाओं के पार्क, जिम और स्विमिंग पूल भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई। दिसंबर में तालिबान ने लड़कियों की यूनिवर्सिटी जाने पर रोक लगा दी। इस फैसले के विरोध में अफगान यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले कई प्रोफेसर्स ने इस्तीफा दे दिया। हमने ऐसे ही एक प्रोफेसर ओबेदुल्ला वारदाक से बात की। हमने उनका पक्ष जाना और ये भी कि तालिबान लड़कियों के प्रति इतना निरंकुश क्यों हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तालिबान की बर्बरता महिलाओं तक सीमित नहीं रही है। नवंबर 2022 में तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुंदजादा ने अदालतों को शरिया कानून सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया। खुंदजादा ने जजों से चोरी, अपहरण, राजद्रोह जैसे अपराधों की फाइल खोलने के लिए भी कहा था। इसके तहत 7 दिसंबर को फरहा प्रांत में हत्या के एक आरोपी की भीड़ के सामने हत्या कर दी गई। तालिबान का पहला शासन 1996 से 2001 तक चला था। इस दौरान उसने सैकड़ों लोगों को खुले में मौत की सजा दी थी। छोटे मोटे अपराध पर हाथ पैर काटने से लेकर कोड़े मारने तक की सजा बेहद आम थी। 2021 में जब तालिबान सत्ता में वापस आया तब उसने वादा किया था कि अब की बार का शासन थोड़ा लचीला होगा, लेकिन ये वादा अभी तक भ्रामक साबित हुआ है। आने वाले समय में तालिबान की कट्टरता में बढ़ोतरी की आशंका है। इसका सीधा नुकसान अफगान जनता को उठाना पड़ रहा है। अब अगली घटना की तरफ चलते हैं। सितंबर 2022 में पूरी दुनिया की नज़र ईरान पर जम गई। पुलिस हिरासत में महसा अमीनी नाम की लड़की की मौत के बाद ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। महसा अमीनी को ठीक से हिजाब ना पहनने के लिए मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट किया था।
महजा के घर वालों का आरोप था कि उनकी बच्ची को पुलिस ने हिरासत में पीटा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। ईरान में प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि सरकार डरने लगी। सरकार ने पहले विदेशी साजिश का आरोप लगाया, फिर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया। इसके बाद प्रोटेस्टर्स को खुले में फांसी देने का सिलसिला शुरू किया। हालांकि प्रोटेस्टर्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया में समर्थन मिला। ईरान की फुटबॉल टीम ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच में नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। इसके अलावा भी दुनिया भर के देश और सेलिब्रिटीज ईरानी जनता के साथ खड़े हैं। इस प्रोटेस्ट ने इस्लामी गणतंत्र की सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की है। ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। 2022 में दुनिया ने कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना किया। पाकिस्तान में आई बाढ़ ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इस आपदा को कयामत का नाम दिया। पाकिस्तान अभी भी इस बाढ़ से हुए नुकसान को पाटने की कोशिश कर रहा है। इस साल यूरोप में भयानक गर्मी देखने को मिली। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। नदियों में पानी गायब होने लगा। इसके कारण नदियों की तलहटी से दूसरे विश्व युद्ध के समय के बम वगैरह बाहर आने लगे। इस साल मास शूटिंग की घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अमेरिका में मास शूटिंग की 635 घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे विभत्स घटना 24 मई को देखने को मिली। उस दिन टेक्सास के युवाल्डी में एक सिरफिरे बंदूकधारी ने स्कूल में घुसकर 19 बच्चों और 2 टीचर्स की हत्या कर दी थी। यूरोप भी मास शूटिंग से अछूता नहीं रह सका। इस साल यूरोप के कई देश इस महामारी का शिकार हुए। जाते जाते 23 दिसंबर को फ्रांस में एक बंदूकधारी ने 3 कुर्द लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद फ्रांस के कई शहरों में हिंसक प्रोटेस्ट देखने को मिला। अब अंत में उन बड़ी शख्सियतों के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इस बरस हमें अलविदा कहा। 6 फरवरी को लता मंगेशकर नहीं रहीं। वो 92 बरस की थी। 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर शेन वॉर्न की मौत थाईलैंड में हो गई। वो 52 बरस के थे। 8 जुलाई को जापान के नारा शहर में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आबे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 30 अगस्त को सोवियत संघ के आखिरी लीडर मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हुआ। गोर्बाचोव को कोल्ड वॉर खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। वो 96 बरस की थीं। 14 अक्टूबर को मशहूर अभिनेता रॉबी कॉल्ट्रेन हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में हैग्रिड का किरदार निभाने के लिए याद किया जाता है। अब एक सवाल आपसे, आप 2022 की किस घटना को हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कल के शो में हम 2022 की सबसे बड़ी घटनाओं की कहानियां आपको सुनाएंगे। बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।